हेलो एवरीवन। हकलाना भाषण की फ्लुएंसी को प्रभावित करने वाला एक विकार है जो काफी समय से गलतफहमियों का विषय रहा है। हालांकि हमारी समझ इसके बारे में काफी विकसित हुई है, लेकिन हकलाने के बारे में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि इसे आलोचना से प्रेरित या बिगाड़ा जा सकता है। इस वीडियो में हम हकलाने के कई संभावित कारणों के बारे में चर्चा करेंगे और 1939 में किए गए एक विवादात्मक प्रयोग के बारे में जानेंगे जिसके परिणाम काफी चौंकाने वाले थे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल द रिसर्च माइंड पर, जहां हम हर वीडियो में नई और अजीबोगरीब खोजों के बारे में बताते हैं। तो अब हम वापस आते हैं आज की कहानी पर, जो हकलाने से संबंधित गलतफहमियों के बारे में है। हकलाना एक जटिल और बहुपक्षीय स्थिति है जिसके विभिन्न संभावित कारण हो सकते हैं। यह अक्सर माता पिता से बच्चों में हो सकता है और ज्यादातर मस्तिष्क के भाषा केंद्र के जेनेटिक घटकों को प्रभावित करता है। मस्तिष्क की चोट जैसे कि स्ट्रोक या ट्रॉमा भी हकलाने का कारण बन सकते हैं। विशेष रूप से कई बच्चे जब बोलना शुरू करते हैं तो हकला सकते हैं, लेकिन आखिरकार समय के साथ वे ठीक हो जाते हैं। दुर्लभ मामलों में भावनात्मक चोट से भी हकलाने का संबंध हो सकता है। हालांकि एक बात जिससे यह नहीं होता है वह आलोचना है। 1939 में आयोवा विश्वविद्यालय की स्नातक छात्रा मेरी ट्यूटर ने अपने शिक्षक सलाहकार वेंडेल जॉनसन के साथ एक ऐसा प्रयोग किया जिसका उद्देश्य यह साबित करना था कि हकलाहट को नकारात्मक प्रेरणा के माध्यम से सिखाया जा सकता है। अगले 4 महीने में 22 अनाथ बच्चों को यह बताया गया कि उन्हें भाषण चिकित्सा मिलेगी, लेकिन वास्तव में वे हकलाने के प्रयोग में शामिल किए गए थे। आश्चर्यजनक तौर पर इनमें से किसी बच्चे को वास्तविक भाषण चिकित्सा नहीं मिली और असलियत में सिर्फ आधे बच्चे ही हकलाने वाले थे। इन 22 बच्चों को 4 समूहों में विभाजित किया गया। पहला समूह, जिसमें हकलाने वाले बच्चों की आधी संख्या थी, को नकारात्मक फीडबैक दिया गया। दूसरा समूह, जिसमें शेष हकलाने वाले बच्चों की आधी संख्या थी, को सकारात्मक फीडबैक मिला। तीसरा समूह, जिसमें गैर हकलाने वाले बच्चों की आधी संख्या थी, को धोखा दिया गया कि उनका हकलाना आरंभ हो रहा है और उनकी आलोचना की गई। चौथा और अंतिम समूह, जिसमें शेष गैर हकलाने वाले बच्चे थे, की प्रशंसा की गई। प्रयोग के परिणाम ने सबकी आंखें खोल दी। प्रयोग का सबसे ज्यादा प्रभाव तीसरे समूह पर पड़ा, जिसमें गैर हकलाने वाले बच्चे थे जिनकी बहुत आलोचना की गई थी और उनको बताया गया था कि उनका हकलाना शुरू हो गया है। हालांकि वास्तव में ये बच्चे कभी हकलाने नहीं थे, लेकिन इन बच्चों का स्वाभिमान बहुत गिर गया और उन्होंने हकलाने जैसा व्यवहार दिखाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ जो वास्तव में हकलाते थे, उन्हें चाहे किसी भी तरह की फीडबैक दी गई, उन्होंने हकलाना बंद नहीं किया। हालांकि 1939 के प्रयोग में कई नैतिक समस्याएं थी और यह प्रयोग अपना सिद्धांत सिद्ध करने में विफल रहा, लेकिन इसने धारणा और आत्मसम्मान की शक्ति को स्पष्ट कर दिया। आज हम यह समझते हैं कि हकलाने के पीछे कई कारणों का एक जटिल समूह है, जिनमें प्रेरणा के रूप में आलोचना कहीं भी शामिल नहीं है। हकलाना एक स्थिति है जो जीनेटिक्स, मस्तिष्क क्रिया और विभिन्न पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव में होती है। इन मिथकों का खंडन करके हम हकलाने वाले व्यक्तियों के लिए एक समझदार और सहानुभूति भावना की ओर मार्ग बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप द रिसर्च माइंड चैनल के साथ जुड़े रहें अजीबोगरीब साइंस एक्सपेरिमेंट्स और टेक्नोलॉजी के अपडेट्स के लिए। Thanks for watching.